नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। डीएनए में आपका स्वागत है। कहते हैं आप सीरिया में अपनी मर्जी से जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना आपकी अपनी मर्जी पर नहीं बल्कि ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। पिछले 2 दिन से हम लगातार सीरिया के बैटल जोन से अब तक की सबसे खतरनाक न्यूज कवरेज दिखा रहे हैं। कल जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी जी न्यूज की पूरी टीम के साथ सीरिया के होम्स शहर में मौजूद थे। वहां से हम उस जगह पर जाना चाहते थे जहां असली युद्ध हो रहा है और जहां जाने की इजाजत किसी आम आदमी को नहीं मिलती। हमारी टीम पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे पूर्व की दिशा में गई, जहां आईएसआईएस के साथ सीरियन आर्मी का युद्ध चल रहा है। ऐसे इलाकों में कुछ मिनट के लिए भी खड़े होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कभी भी किसी को भी गोली लग सकती है। जाहिर है वहां जाना बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन हमने ये रिस्क लिया और वहां जाकर रिपोर्टिंग की। इस रिपोर्टिंग की एक झलक आज हम आपको दिखाएंगे। इस इलाके को पलमायरा की फ्रंट लाइन भी कहा जा सकता है। वहां हर रोज कई घंटों तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग होती रहती है। हमारी पूरी टीम आईएसआईएस के आतंकियों की तरफ से हो रही गोलीबारी और सीरियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई के बीच खड़े होकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। इस दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब कुछ गोलियां हमारे बहुत नजदीक से गुजरी, लेकिन हमारा कैमरा ऑन रहा और हमारी रिपोर्टिंग भी जारी रही। हमने मोबाइल फोन की मदद से युद्ध क्षेत्र के कई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। इन वीडियोस को देखना आज आप सबके लिए जरूरी है। यकीन मानिए, ऐसी तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपने असली युद्ध को इतने नजदीक से कभी महसूस नहीं किया होगा। दुनिया में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने युद्ध की ऐसी रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम की मुलाकात रूस के कई सैनिकों से भी हुई, लेकिन रूस के सैनिक अपनी पहचान मीडिया के सामने जाहिर नहीं करते। आप कह सकते हैं कि सीरिया में रूस की सीक्रेट सेना मौजूद है। सीरिया रूस से लगभग 5,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी आईएसआईएस के खिलाफ सीरिया की लड़ाई को रूस अपनी लड़ाई मानकर लड़ रहा है। पलमायरा में रूस की सेनाएं भी सीरिया की सेना के साथ मिलकर लड़ रही हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पलमायरा की लड़ाई रूस के लिए साख का सवाल क्यों बन गई। हम इस पहलू पर भी रोशनी डालेंगे। यह ऐसी रिपोर्टिंग है जिसमें हिम्मत है, खबरों का जुनून है और ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा आज हम एक प्रेरणादायक खबर का विश्लेषण भी करेंगे। यह खबर उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में रहते हैं। इस बार यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 1099 परीक्षार्थी पास हुए। कल से लेकर अब तक आपने इस परीक्षा के टॉपर्स के कई इंटरव्यूज देखे होंगे, जिनमें ये टॉपर्स अपनी सफलता का राज बता रहे हैं। लेकिन हम आपको इस परीक्षा में पास होने वाले कुछ ऐसे युवाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने आतंकवादियों और नक्सलियों के खौफ के बावजूद यह इम्तिहान पास किया। यह देश का हौसला बढ़ाने वाली खबर है। इसका विश्लेषण आपको पूरे परिवार के साथ आज देखना चाहिए। इससे आपके घर में मौजूद युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और सही रास्ता मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक भी घायल हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की फायरिंग में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को सीजफायर उल्लंघन के लिए भी तलब किया। अब यदि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को भेजना चाहती है भारत के अंदर या वो गोलाबारी कर रही है, तो उनको ये आशा तो थोड़ी ना हो सकती है कि भारतीय सेना जो है वो फूल गुलदस्ते उनको पेश करेंगे। वो कार्रवाई करेंगे जो उचित कार्रवाई होती है। उधर सेना प्रमुख बिपिन रावत 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर में हैं। वहां सेना प्रमुख ने सेना के 7 टॉप कमांडर्स के साथ कश्मीर के हालात पर बैठक की। कश्मीर के सुपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया है। राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा कार्रवाई में इजाज और बशारत नाम के 2 आतंकी मारे गए। दोनों ने बुधवार शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई और उसको, जो हमारी जॉइंट टीम थी आर्मी, सीआरपी, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसने रिटेलिएट किया और इसमें दोनों टेररिस्ट मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने काजीगुंड से तुफैल मीर नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। तुफैल कुछ वक्त पहले श्रीनगर से गायब होकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था।
वहीं बांदीपुरा में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। वो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, इसके साथ कुछ 4 अफराद और थे, जिनकी दौरान तलाशी उनसे कुछ ग्रेनेड्स जो हैं वो मिले, हर एक की पोजीशन से ग्रेनेड मिले हैं और इसके अलावा कुछ हमें AK-47 के राउंड्स भी मिले हैं। इस बीच सेना ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 12 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इनमें अबू दुजाना, बशीर वानी, रियाज नाइकू और जुनैद मट्टू जैसे आतंकी शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जल्दबाजी में फांसी की सजा नहीं देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जब तक कुलभूषण की दया याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। कुलभूषण पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख से और फिर पाकिस्तानी राष्ट्रपति से दया की अपील कर सकते हैं। अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 18 मई को आखिरी फैसला आने तक कुलभूषण की सजा पर रोक लगा दी थी। रूस ने कहा है कि उसका भारत जैसा करीबी दोस्त कोई और नहीं है। पाकिस्तान से उसके संबंध इतने घनिष्ठ नहीं हैं कि कभी भारत से अटूट दोस्ती पर फर्क पड़े। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी से द्विपक्षीय चर्चा में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत रूस के 70 साल पुराने संबंध विश्वास से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऊपर नीचे होते रहे हों, लेकिन भारत और रूस इससे अछूते रहे हैं। भारत और रशिया की मित्रता इतनी पुरानी है, इतनी गहरी है और इतनी विश्वास से भरी हुई है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मसलों में रशिया और भारत सदा सर्वदा साथ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने सीईओ फोरम में रूस को भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया। मैं चाहूंगा कि उस नीतियों का रशियन कंपनियां भी अध्ययन करें और उसमें भारत के साथ मिलकर के किस प्रकार से काम किया जा सकता है, मैं उनको निमंत्रण देता हूं। पीएम अब रूस भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे, जो पहली बार मॉस्को से बाहर हो रही है। सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले पिस्कारो-वस्कोय सिमेट्री पहुंचे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से आज सीबीआई ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे के करीब सत्येंद्र जैन सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन के खिलाफ छानबीन शुरू की थी। जैन पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए वो अपनी कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कुछ संपत्तियां जब्त भी की थी। जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में सबसे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों का खुलासा किया था। केरल के कन्नूर में सार्वजनिक रूप से बछड़े की हत्या के आरोप में यूथ कांग्रेस के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें कन्नूर का यूथ कांग्रेस प्रमुख रिजिल मकट्टी भी शामिल है। पशुओं की खरीद बिक्री पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के विरोध में 27 मई को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बछड़े को मारा था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना की निंदा की थी। बाद में कांग्रेस ने रिजिल मकट्टी समेत 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने जीडीपी में गिरावट के पीछे नोटबंदी को वजह मानने से इनकार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ये गिरावट दुनिया में छाई आर्थिक मंदी का नतीजा है। देश की आर्थिक स्थिति दूसरे देशों की तुलना में अब भी अच्छी है। जेटली ने अपने 3 साल के काम का लेखा जोखा पेश करते हुए ये दावा किया। ये 3 वर्ष जो गए हैं आर्थिक मोर्चे पे विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौती वाले वर्ष थे। अपने देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई है पूरी दुनिया में। लेकिन कांग्रेस ने जीडीपी में गिरावट को सरकार की बड़ी नाकामी बताया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार नोटबंदी के नतीजे भांपने में नाकाम रही। Demonetization was done. I had predicted that the economy will take a hit between 1 and 1.5%. बिहार बोर्ड में नतीजों को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार बोर्ड के 8 टॉपर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 82.6% अंकों के साथ टॉप करने वाले गणेश कुमार ने इंटर कॉलेज में दाखिला किस दिन लिया, इसका जिक्र एडमिशन फॉर्म में नहीं है। गणेश को संगीत में 70 में से 65 नंबर मिले हैं, लेकिन उसे संगीत की जानकारी नहीं है। सुर और ताल क्या होता है? सुर और ताल जहाँ तक है
जब हम लोग गाना गाते हैं तो उसमें जो एक लंबा सा राग टानते हैं, इसको सुर के नाम से हम लोग जानते हैं, और ताल के साथ जो मिला के गाया जाता है इसको ताल के अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से जब आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। अरे संगीत के जो लोगों ने सवाल पूछा, क्या उस संगीतज्ञ थे? आप हमसे MA PhD का केमिस्ट्री का सवाल हमसे पूछेगा, आप केमिस्ट्री में है एक्सपर्ट, ऐसे आप लोग सिर्फ नेगेटिव बात को उठाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान ने काबुल बम धमाके के बाद पाकिस्तान से प्रस्तावित होम एंड अवे क्रिकेट मुकाबले रद्द कर दिए हैं। अफगान बोर्ड ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि किसी भी तरह का दोस्ताना मैच और आपसी क्रिकेट के रिश्ते आगे ऐसे देश के साथ नहीं हो सकते जहां आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को गैर जरूरी बताया है। PCB ने कहा है कि इस घटना के पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, पर हम ACB की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हैं कि उसने दोनों देशों के बीच सीरीज को कैंसिल कर दिया है। बियर बार का उद्घाटन कर विवादों में घिरी यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने आज CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की। योगी ने स्वाति सिंह से स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे जो स्पष्टीकरण मांगा था वो मैंने उनको दे दिया। मैंने क्या दिया वो अगर आप उनसे जानकारी ले लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। 20 मई को लखनऊ में स्वाति सिंह ने बियर बार का उद्घाटन किया था। इस दौरान उनके पति और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान आज सड़कों पर उतर आए। नासिक, येवला, अहमदनगर में किसानों ने टैंकर रोककर हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। मुंबई की ओर से जाने वाली सब्जियों के ट्रक भी रोक दिए। ज्यादा आत्महत्या करेगा किसान, बचेगा नहीं। तो आपने कितने भी कर्ज मुक्ति या कर्ज माफी की तो किसान का उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। किसान पैदावार का 1.5 गुना समर्थन मूल्य, दूध का खरीद भाव 50 रुपए तय करने और 60 की उम्र के बाद अपने लिए पेंशन स्कीम लाने की मांग कर रहे हैं। किसान क्रांति आंदोलन समिति के मुताबिक हड़ताल में महाराष्ट्र के 80% किसान शामिल हैं। कर्ज माफी पर शिवसेना ने पहले से बीजेपी पर दबाव बना रखा है। टीम इंडिया के हेड कोच की रेस में कई बड़े नामों ने अपनी दावेदारी पेश की है। BCCI सूत्रों के मुताबिक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कोच पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इनके अलावा टीम इंडिया के कोच रह चुके लालचंद राजपूत, डोडा गणेश और पाक क्रिकेट टीम के कोच रह चुके रिचर्ड पाइबस भी कोच की रेस में शामिल हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कोच अनिल कुंबले को नए कोच चुनने की इस प्रक्रिया में सीधी एंट्री मिली है। कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच मनमुटाव की खबरों को BCCI ने खारिज कर दिया है। इस बीच BCCI की प्रशासनिक समिति में शामिल रामचंद्र गुहा ने इस्तीफा दे दिया है। गुहा ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से खुद को कमेटी के कार्यभार से मुक्त करने की मंजूरी मांगी है।